नमस्कार मित्रों, RBIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। ARO परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं एसएससी परीक्षा, हाईकोर्ट परीक्षा, पुलिस परीक्षा, सभी परीक्षाओं में जीएस पूछा ही जाता है। तो भूगोल के यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मिलान करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र इधर दिए गए हैं और राज्य कहाँ पर ये अवस्थित है, हमें मिलान करना है। पहला है कहलगांव। कहलगांव देखिए बिहार में स्थित है। खरगोन आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है और कुडगी कर्नाटक में है। ये कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। कुडगी कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़ में, खरगोन मध्य प्रदेश में, कहलगांव बिहार में। मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। यहां भी मिलान करने आया। बिजली घर दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो कोठागुदम कहां पर है? तत्कालीन आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना। कोठागुदम इस समय तेलंगाना में है। आप इसे वर्तमान में तेलंगाना लिख दीजिएगा, तेलंगाना। ठीक है। रायचूर कर्नाटक हो गया। कर्नाटक। मेटूर तमिलनाडु हो गया। मेटूर तमिलनाडु। वनकबोरी गुजरात। वनकबोरी गुजरात। मेटूर तमिलनाडु, रायचूर कर्नाटक, कोठागुदम तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। देखिए, आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, नेवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो नेवली तृतीयक कोयला इसका आंसर है। आइए देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु में स्थित नेवली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शरी कोयला तृतीयक कोयला है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा। प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए कोडरमा खान प्रसिद्ध है। कोडरमा झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इधर देखिए, प्रश्न है, निम्न मतलब इन चारों में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? तो झारखंड तो है ही नहीं। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इनमें से जो है तो उसमें राजस्थान दिख रहा है। जैसे सब सर्वाधिक राजस्थान नहीं है। ठीक है। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस प्रकाशित 2022 की रिपोर्ट बताती है कि अभ्रक का भंडार संसाधन वाले राज्य आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 41% है। राजस्थान में 28% है। दूसरा स्थान उड़ीसा में 17% है। ठीक है, सभी को पता होगा यह प्रश्न। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश भारत कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक अर्थात माइका मेखला पाई जाती है? अभ्रक मेखला सबसे बड़ी भारत में कौन सी है? तो हजारीबाग, गया और मुंगेर है। हजारीबाग, गया, मुंगेर भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है। आगे व्याख्या भी देख लेते हैं इसका। दिए गए विकल्पों में ये जो विकल्प दिए गए हैं, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इसी मेखला के अंतर्गत कोडरमा जिला भी आता है। इसे अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक आग्नेय रूपांतरित औषधि चट्टानों में नसों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, 2004, 5, 15, 2001। ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आइए मिलान करने इधर आया हुआ है। तांबे का क्षेत्र दिया गया, राज्य दिए गए हैं। तांबे का क्षेत्र चंद्रपुर कहां पर है? देखिए, महाराष्ट्र में स्थित है। हासन कर्नाटक राज्य में स्थित है। तांबा का क्षेत्र है हासन। खम्माम आंध्र प्रदेश, वर्तमान तेलंगाना। ये वर्तमान तेलंगाना में है। ठीक है, खम्माम तेलंगाना में है, खेत्री राजस्थान में है। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, खम्माम आंध्र प्रदेश तेलंगाना और खेत्री राजस्थान। मिलान हो गया। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है?
तांबे अयस्क के लिए मलाजखंड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है विख्यात है। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बैलाडीला खान किस खनिज के लिए है? तो लौह अयस्क के लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? ये बैलाडीला खान कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो बैलाडीला खान मशीनीकृत सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बैलाडीला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से मुख्यतः जापान को निर्यात किया जाता है। मिलान करने आया है, मिलान करना है। तो बैलाडीला खान आपकी छत्तीसगढ़ में है। केंदुझर, केंदुझर आपका उड़ीसा में है। केंदुझर कहाँ है? उड़ीसा। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, केंदुझर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की शैलों में पाया जाता है। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मिलान करना है। सूची 1 खनिज है, सूची 2 में देश का नाम दिया गया है। मिलान करना है। चांदी, सॉरी, ये चांदी आपका मैक्सिको देश में, चांदी मैक्सिको में। वहीं अभ्रक आपका भारत में। लौह अयस्क आपका रूसी संघ में। तांबा चिली देश में। ठीक है, मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र आपका महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। आगे देखिए, विंध्य शैलों में इसके वृहद भंडार पाए जाते हैं। वह है पहला चूना पत्थर। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य और सूक्ष्म कण वाले बलुआ पत्थर शैल तथा चूना पत्थर सम्मिलित हैं। जहां निचली विंध्य शैलें चूनेदार, मृण्मय तथा सागरी हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी और ज्वार नदमुखी हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व भाग में खनिज संसाधनों के सबसे महत्वपूर्ण भंडार हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, जिसमें छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, उड़ीसा पठार इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, देखिए मिलान करने आया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, चाय आपका असम क्षेत्र में, असम में, रबर आपका केरल प्रदेश में, गन्ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन यही होता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रहण करता है, कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रहण करता है, प्रकंद कहलाता है, याद रखिएगा, प्रकंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पादक है? अनाज के दानों का उत्पाद कौन है? ओटमील। अनाज के दानों का उत्पाद ओटमील है। सामान्यतः इसे लोगों के भोजन तथा पशु के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत दलहनी फसलों का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है, याद रखिएगा। प्रश्न है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। वैसे भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। स्थिति बदलती रहती है, आप अपडेट जरूर करते रहिएगा, यही उत्तर न मारिएगा। दालों की स्थिति राज्यों में बदलती भी रहती है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर स्थित है? कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है।
वहीं नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। याद रखिए, 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वहीं हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। याद रखिएगा, आ सकता है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो एक बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। याद रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। जुडिशियल रिव्यू ये भारत के साथ अमेरिका में प्रचलित है, भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। भारत का संविधान अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके में संसद ही सर्वोच्च है। उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है? तो इसमें ई ऑप्शन सही है, एक से अधिक सही। न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित? ऑप्शन देख लेते हैं। संविधान, नियमित कानून की उचित व्यवस्था, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें संविधान भी सही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी सही है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया। तो इसमें एक से ज्यादा सही है, इसीलिए ई ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन था ये। आइए आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। विधि के समक्ष समता के अधिकार, तो ये आंसर बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं और रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य घोषित होगी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षक है, आगे संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। तो इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। संविधान का अंतिम विवेचक है, व्याख्या करता है, वहीं संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय भी है। तो इसमें से एक से ज्यादा सही है, तो ई ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, यह आंसर आपका सही है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 कूट दिए गए, इसमें कौन सा सही है ये बताना है आपको, ठीक है कि नहीं? तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये सही है। राज्यपाल नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा है,
यह ऑप्शन गलत है आपका। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही, मनोनीत करने का अधिकार है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, न्यायिक शक्ति है राज्यपाल के पास, तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, तो बी आंसर आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में हुई थी, सुमेलित है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, यही सुमेलित नहीं है, यही आंसर आपका सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति 1964 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में बना था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संविधान की पुनरीक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना है, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसकी रिपोर्ट अनुशंसनात्मक होती है, मतलब अनुशंसा करना, सिफारिश करना, तो बिल्कुल सही। यह अपनी रिपोर्ट अनुशंसा करता है, अनुशंसा को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से होती है, बिल्कुल गलत है ना। वहीं इसके अध्यक्षता जस्टिस एन वेंकटेचलैया कर रहे हैं, तो ये उस समय की बात है जब ये कर रहे थे, बिल्कुल सही, उस समय का है प्रश्न। या देश में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, नहीं। तो न्यायाधीशों ये इसका आंसर होगा 1 और 3, ए और 3 आंसर इसका होगा, बी आंसर आपका सही है इस हिसाब से। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का जब ये पूछा गया था। प्रश्न है, देखिए, कथन और कारण दिए गए हैं। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, तो अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी है, कथन सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग संविधान निकाय नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 371 विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का वर्णन किया गया है, देख, ठीक है, 371 में। आइए अगला देखते हैं, यूपीपीएससी में पूछा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न राज्य और राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो असम के लिए किया गया है, 371 खा में असम के लिए किया गया है। आईएएस में देखिए पूछा गया प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? निर्वाचन आयोग के कार्य दिए गए हैं 1, 2, 3। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, पहला कार्य बता रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना। ये निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है? नहीं, ये कार्य नहीं है। नगर पालिका, नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना, सभी संदेहों का नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, डी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्णय देता है, याद रखिएगा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर। आइए देखिए व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदस्यों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इसके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत सदन के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए इसमें 4 कूट दिए गए हैं। प्रश्न है, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो राज्य विधान मंडल में जो निर्वाचन होता है उसके सिद्धांत में पहला है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, बिल्कुल सही। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल सही। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सही है। चारों ऑप्शन आपके सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये कथन और कारण दिए गए हैं, इसको आपको देखना है। कथन पहला है,
73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो इसमें ए कथन ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो इसमें ऑप्शन आपका ये बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा। तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय कौन कौन से? ग्राम, खंड और जिला स्तर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है, पंचायत कोई भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? याद रखिएगा 6 महीने के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए यदि पंचायत भंग होती है तो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? याद रखिएगा, पंचायतों का जो पहला अधिवेशन होता है उस तारीख से 5 साल तक का पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इसमें अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का पंचायत का कार्यकाल होता है। ये ऑप्शन सही है। देखिए, मिलान करने आया है, समिति दी गई है बलवंत राय मेहता समिति, नियुक्ति वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी, बिल्कुल सही। अशोक मेहता की समिति 1977 में हुई थी। एमएल सिंघवी समिति 1986 में और पीके थुंगल समिति 1988 में। तो 1, 2, 3, 4 आंसर सही है। ये आंसर आपका सही है। देखिए, बार बार पूछा गया प्रश्न है, पंचायत राज संबंधी निम्नलिखित समितियों का कालक्रम व्यवस्थित करना है, कूट दिए गए हैं। देखिए, ठीक है। तो बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में आई थी, सबसे पहले। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, ये आंसर सी। उसके बाद आपकी आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, 4 हो गया। ठीक है, चौथा हो गया। फिर जी.वी. के राव समिति आई थी, फिर एमएल सिंघवी समिति आई थी। सिंघवी समिति 1986 में आई थी। एमएल सिंघवी समिति कब आई थी? 1986 में। ठीक है। उसके बाद पहले जी.वी. के राव समिति आई थी, फिर एमएल सिंघवी समिति आई थी, याद रखिएगा। जी.वी. के राव समिति 1985 की है, एमएल सिंघवी समिति 1986 की है। प्रश्न है, पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 16 मतलब अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक, याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था अनुच्छेद 330 में दी गई है। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में दी गई है, जबकि ऐसे ही राज्य विधान सभाओं के संदर्भ में 332 में इसका प्रावधान किया गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 2011 में पूछा गया है, भारत में महानगर योजना समिति, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, बिल्कुल सही। उस महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, ये भी सही। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व होता है, नहीं। ये सिफारिश भेजती है, लागू करने का दायित्व नहीं होता। ए और बी आंसर आपका सही है। तो इसमें ए आंसर आपका सही है। पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो किलायु, ये संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में संसार का सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने आया हुआ है। तो मिलान करना है। एटना, ये सिसिली में है, एटना सिसिली में है, और विसुवियस इटली देश में है। वहीं येरेबीस राजद्वीप में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। ठीक है, मिलान हो गया है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ भी मिलान करने आया हुआ है और मिलान करना है। देखिए, माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट रेनियर यूएसए में है। माउंट एटना इटली में है। पेरिकुटिन आपका मेक्सिको में है।
ताल फिलीपींस में है। ताल कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ज्वालामुखी है ये सब। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में, पैराकुटिन ज्वालामुखी आपका मेक्सिको में, एटना इटली में, माउंट रेनियर यूएसए में। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू आपका मलेशिया देश में है। माउंट किनाबालू मलेशिया देश में है। अलबुर्ज, अलबुर्ज आपका ईरान में है। अलबुर्ज कहाँ पर है? ईरान में है। अकांकागुआ आपका अर्जेंटीना में। आ से अर्जेंटीना, आ से अकांकागुआ, दोनों अ हैं, याद रख लीजिएगा। अकांकागुआ अर्जेंटीना में। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में है। देखिए मिलान करना हो गया, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी ज्वालामुखी और देश दिए गए हैं। सूची 1 में ज्वालामुखी है, सूची 2 में देश है, मिलान करना है। सबनकाया देखिए ये पेरू देश में है। ज्वालामुखी सबनकाया पेरू देश में है। सबनकाया पेरू देश में। माउंट एटना आपका इटली देश में है ना। कोलिमा, ज्वालामुखी कोलिमा कहाँ पर है? कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। सॉरी, ज्वालामुखी मेरापी इंडोनेशिया में है। कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको देश में है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा से संबंधित है, याद रखिएगा, जापानी भाषा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप तरंगों के मापन में किया जाता है। प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका क्या कारण है? तो प्लेट टेक्टोनिक कारण है। भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम प्रदेश का भूकंपीय होना प्लेट टेक्टोनिक इसकी की क्रिया का कारण है। प्रश्न है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। तो पृथ्वी की सतह का अधिकेंद्र सबसे अधिकेंद्र है जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। अधिकेंद्र याद रखिएगा। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत स्थित है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका लेसोथो देश में है। ठीक है। अगला देश है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में एटलस पर्वत स्थित है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ मिलान करने आया हुआ है। पर्वत दिया गया, देश दिया गया, हमें बताना है, सूची को मिलान करना है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में, अफ्रीका के तंजानिया देश में है। पर्वत टूबकल पर्वत आपका मैक्सिको देश में है। टूबकल पर्वत मैक्सिको देश में है। स्टैनली युगांडा देश में है। स्टैनली पर्वत युगांडा में। हॉगर अल्जीरिया में है। हॉगर पर्वत अल्जीरिया में है। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन इटली में अवस्थित है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है यह। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कार्नो ग्रांडे है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ घास के मैदान दिए गए, देश महाद्वीप दिया गया है। तो घास के मैदान में पहला है स्टेपीज। स्टेपीज आपका ये रूस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका का भाग संयुक्त राज्य अमेरिका है। विल्ड आपका अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में। विल्ड अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। देखिए तो घास के मैदान का मिलान हो चुका है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ कथन कारण दिए गए हैं। कथन ये है और कारण ये है। कथन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। ये कथन सही है। पंपास जो घास का मैदान है अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं और यहाँ पर खेती होती है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी सही है। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। यही इसका आंसर है। देखिए इसमें कोई सुमेलित नहीं है, उसे हमें देखना है। पतरातु केंद्र यह आपका तापीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही। झाकरी जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है, सही। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। कोरबा पवन से नहीं है, कोरबा ताप विद्युत ग्रह है। यही आपका आंसर सही होगा।
ये सुमेलित नहीं है, यह ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है। ब्लू मून परिघटना होती है, यह ब्लू मून परिघटना जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं तब ब्लू मून परिघटना होती है। एक महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाएंगी तो ब्लू मून घटना होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो घट जाता है। तो जब चंद्रमा में वस्तु को ले जाएंगे पृथ्वी से तो उसका भार घट जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है चंद्रमा में। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/4 भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? तो महाद्वीपीय विस्थापन पहला दिया गया है, हिमानी चक्र दूसरा दिया गया है। तो दोनों ने, हिमानी चक्र और महाद्वीपीय विस्थापन दोनों ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है। सी आंसर आपका सही है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, बिहार में पूछा गया है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है यह, जिसमें यह है कि भूतल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहता है ये। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो विवर्तनिक क्रिया द्वारा महाद्वीप अलग हुए हैं। विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी फूटना, चट्टानों में वलयन और भ्रंशन, उपयोग सभी, या विवर्तनिक क्रिया। तो विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग होते हैं, टेक्टोनिक क्रिया होती है ये। ठीक है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहा जाता था? पेंजिया कहा जाता था। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नाम पेंजिया था। क्या था? पेंजिया। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता था? पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड का भाग था। उत्तरी अमेरिका भाग नहीं था। आइए देखते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया शामिल थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीपी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका शामिल थे। प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो पेरेनीस पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। स्पेन फ्रांस के बीच पेरेनीस पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। यहाँ पर्वत हैं और इनका पर्वतों की विशेषता दी गई है। कौन से पर्वत हैं ये? तो आल्प्स पर्वत ये एक फोल्डेड माउंटेन है। आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है। वॉसजेज ये भ्रंशोथ पर्वत हैं। वॉसजेज भ्रंशोथ पर्वत। विंध्य श्रेणी ये आपकी अवशिष्ट पर्वत हैं। भारत में विंध्य श्रेणी पाई जाती है। फ्यूजियामा यह ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। यहाँ पर फिर दिया गया है, सूची मिलान करने आइए। पर्वत शिखर दिए गए, महाद्वीप दिए गए, मिलान करना है। तो कोसिस्को पर्वत देखिए, कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोसिस्को पर्वत है। और मैकिनले, माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका, अलास्का में, उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का क्षेत्र में माउंट मैकिनले पर्वत पाया जाता है। एल्ब्रूस पर्वत ये आपका
यूरोप में, रूस में भी इसका विस्तार है। एल्ब्रुस यूरोप, रूस। किलिमंजारो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, मिलान हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ भी कुछ पर्वत हैं और देश का नाम दिया गया, मिलान करना है। मैकेंजी पर्वत देखिए, ये मैकेंजी पर्वत कनाडा, उत्तरी अमेरिका का भाग कनाडा है। एल्बुज पर्वत ये आपका ईरान। एलेघनी, एलेघनी ये आपका अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एलेघनी। और कैंटाब्रियन स्पेन में, कैंटाब्रियन स्पेन देश में यह पर्वत पाया जाता है। मिलान हो गया है, याद कर लीजिए। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाए जाते हैं, ये अफ्रीका देश में पाए जाते हैं, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका लेसेथो में, ठीक है, लेसेथो दक्षिण अफ्रीका देश में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पाए जाते हैं। देखिए पर्वत और फिर मिलान करने वाला आया है, पर्वत और देश बार बार पूछा जाता है। तो ये एटलस पर्वत अफ्रीका में है, अफ्रीका के मोरक्को देश में। एटलस पर्वत अफ्रीका के मोरक्को देश में। किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में। और चिम्बरेजो ये आपका इक्वेडोर में। पिरेनीज फ्रांस स्पेन की सीमा बनाता है, पिरेनीज फ्रांस स्पेन। चेम्बराजो इक्वाडोर। किलिमंजारो तंजानिया। एटलस मोरक्को देश। तंजानिया मोरक्को अफ्रीका के देश हैं। आइए इधर भी मिलान कर लेते हैं। पर्वत शिखर दिए गए हैं और देश स्थिति दी गई है। एल्ब्रुस पर्वत, एल्ब्रुस पर्वत ये आपका रूस में है, यूरोप में भी इसका विस्तार है। किलिमंजारो अफ्रीका में, तंजानिया देश में है आपका। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, माउंट कुक, ठीक है। माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए मिलान होगी, आगे देखते हैं। संसार का सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल देखिए थार मरुस्थल है, ठीक है। थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, सबसे जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, कहाँ है, चीन में स्थित है टकला मकान। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम देखिए कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में स्थित है। तो दो ऑप्शन आपके सही हैं। काराकुम मरुस्थल कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान देश में स्थित है। देखिए बार बार पूछा गया प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत स्थित है। तो अल्टाई पर्वत गोबी मरुस्थल में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में है, चीन और मंगोलिया देश में, याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। दस्त ए लुट अवस्थित है, तो लुट ईरान देश में है। दस्त ए लुट ईरान के कैरमान, सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित विशाल लवणीय रेगिस्तान है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, याद रखिएगा। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र क्या है? अटाकामा मरुस्थल पृथ्वी का सबसे ज्यादा सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेटागोनिया मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 से 60 अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इसमें पेटागोनिया, गोबी, लद्दाख आदि मरुस्थल है। पेटागोनिया, गोबी और लद्दाख शीतोष्ण मरुस्थल हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। अफ्रीका के कुछ अफ्रीका में हार्न ऑफ अफ्रीका पाया जाता है। इसमें देशों के नाम पूछा गया, तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, तीन नाम याद रखिएगा। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है हार्न ऑफ अफ्रीका। प्रश्न अगला है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश में है? तो कनाडा देश में सबसे अधिक तटीय रेखा है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है, इनमें से, इन चारों देश में से बोला गया है, इनमें से कौन सा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, इनमें से बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए कुछ राजधानी देख लेते हैं, मिलान करने आया है। राजधानी है
केनिया की राजधानी नैरोबी है। देखिए, केनिया की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। देखिए, यहाँ पर राजधानी शहर दिया गया, देश दिया गया है। तो कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला है। किगाली, ये है रवांडा की राजधानी किगाली है। किन्शासा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी। खार्तूम, ये सूडान की राजधानी है।